ओके सो गुड इवनिंग एंड विश यू वेरी वार्म वेलकम टू माय पाठशाला डिफेंस एग्जाम एंड आई होप सो कि मेरी आवाज़ आप सभी तक सही ढंग से पहुंच रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी कि क्लास जो शेड्यूल्ड टाइम था उस पर नहीं हो पाई ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, बट इट्स ओके। ये जो क्लास है ना आपको इस टाइम पर मैं दे रहा हूँ, बट रेगुलर जो टाइम रहता है ना क्लास का, क्लास आपको उसी टाइम पर मिलेगी। यानी कि कल की अगर मैं बात करता हूँ तो कल को आपको अपने शेड्यूल टाइम पे ही क्लास मिलेगी, जिसमें पहली क्लास आपको मिलती है 3:30 पर जीएस की और शाम को 5:30 पर मैथ की। करेक्ट। तो जहाँ तक कल हम लोगों ने देखा था उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग CDS 2023 के लिए CDS सेकंड में जो 2023 को एग्ज़ाम प्रपोज्ड है 3 सितंबर को, उसके लिए पढ़ रहे हैं। और मैं उसी के लिए आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पर इस आरंभ बैच में, इस बैच का नाम है आरंभ बैच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ मैथ चैप्टर वाइज और PYQs के साथ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसमें 2007 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन, 16 अप्रैल 2023 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और उसी सीरीज़ में हम लोग आज अपने नंबर सिस्टम को जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग आज अपने अगले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल का क्वेश्चन देख लिए थे, ये वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने काम कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आई थिंक कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। आपको ये याद रखना होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको जब भी मैं आपको बोलूँ तो उस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, लर्न करिएगा और उसका यूज़ भी करिएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना जो कहने पर ही बच्चे को वो अपने दिमाग में रखता है। देखो क्या है, यूनिट डिजिट ही निकालनी। तो यूनिट डिजिट निकालने का जब पावर 4 की हो, जब 4 की पावर समथिंग दी हो और आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द पावर। पहला केस इसमें क्या बनता है, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द पावर इज टू दी 4, यानी कि बेस नंबर आपका 4 हो, तब की बात बता रहा हूं। पहला केस क्या बनता है, पहला केस ये बनता है कि अगर आपके पास दी हुई पावर इवन पावर है, क्या दिया हुआ है, इवन पावर दी हुई है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट बनेगी वो हमेशा 6 बनेगी। क्या बनेगी, 6। और केस नंबर सेकंड इसका ये बनता है, केस नंबर 2, कि अगर दी हुई पावर जो है वो ऑड नंबर की हो, कैसी हो, ऑड, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट बनती है वो हमेशा 4 बनती है। क्या बनती है, हमेशा 4 ही बनेगी। करेक्ट है। जो बेसिक मेथड मैंने सिखाया है उसको भी अगर आप करेंगे उस बाय बेसिक मेथड से ना, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इसको आप अगर अच्छे से कैच करके चलते हैं ना, तो आपका काफ़ी टाइम एग्जाम में सेव होगा, ठीक। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4 की पावर लिखा है 1000, तो मुझे ये दिखा कि जो इसकी पावर है ये पावर 1000 है, और ये पावर अगर 1000 है तो ये एक इवन पावर है। और अगर ये इवन पावर है तो इसकी जो यूनिट डिजिट बनेगी इवन पावर के लिए वो क्या बन जाएगी, 6। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा इवन पावर के लिए वो क्या बनना चाहिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। अभी कैसे होता है ये मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके के दिया होता कि 14 की पावर 1000 लिखा होता, तो आपको यहाँ पर 14 से मतलब नहीं है, आपको हमेशा बेस नंबर की यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा। मींस ये क्वेश्चन फिर आपका जो फॉर्म ले लेगा वो 4 की पावर 1000 ही फॉर्म ले लेगा। मतलब ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ लिखा 4324 की पावर लिखा हुआ है 536, तो इसका मतलब आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा नंबर लिख दिया है, 4324 बेस नंबर है। नो सर, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब रहना होगा। मतलब ये क्वेश्चन अब किस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 536। क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 536। और अगर इसकी पावर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या ही बनेगी, 6 ही रहेगी। क्या बनेगी, हमेशा इसकी यूनिट डिजिट जो रहेगी वो 6 बनेगी, ठीक है। और अगर ऑड डिजिट होगी, ऑड नंबर होगा पावर, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 4, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा, इसके बाद ये वाला था क्वेश्चन। चलो देखो, ये क्वेश्चन 2014 में CDS सेकंड के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसको हम लोग फोकस रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है और हमें इसे कैसे करना है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर XY5 विद द डिजिट Z
eats x215 then what is the x plus y plus z is equal to। कहने का मतलब ये है कि एक 3 डिजिट नंबर है xy5, जब इसका मल्टीप्लाई z डिजिट से किया जाता है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है इनका, वो प्रोडक्ट यील्ड करता है किस पर, कि वो प्रोडक्ट जो आता है वो आता है x215। क्या आता है? x215। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, है ना। तो अब उसके लिए क्या करना है, इस चीज को देखिएगा ध्यान से। मैं आपको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उसको देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बहुत ध्यान से समझना। जब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड डिजिट से होता है, किसी भी ऑड नंबर से होता है, 5 का मल्टीप्लाई जब हम किसी भी ऑड नंबर से करते हैं तो ही हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर z लिखा हुआ है, z का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यूनिट डिजिट क्या बन रही, 5 बन रही है। मीन्स मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि जब कभी भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से आएगा तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट की यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 5 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि 5 है, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 5 में रहेगी, 3 में करेंगे तो 15 यूनिट डिजिट 5, 5 में करेंगे 25 यूनिट डिजिट 5, 7 में करेंगे 35 यूनिट डिजिट 5, 9 में करेंगे तो 45 यूनिट डिजिट फिर भी क्या बनेगी, 5 ही रहेगी। सो मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि z की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये है z की पॉसिबल वैल्यू। कंफर्म नहीं है, कंफर्म तो आगे करेंगे। अभी ये क्या है, ये z के लिए पॉसिबल वैल्यूज हैं कि ये z की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, 101% 5 स्टार क्वेश्चन। अब अगर z की वैल्यूज ये है तो मैं ये देखना चाहूँगा कि हमारे पास आगे क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये फिर से लिखा कि x, मैंने यहाँ लिखा x y 5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू जो है ना उसको मैं जो पॉसिबल वैल्यूज है उसमें से 1 डाल रहा हूँ और अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है x215। अब अगर मैं z की वैल्यू 1 डालूंगा तो 5 1 जा 5 तो हमें 5 मिल जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में अगर मैं करता हूं तो अपने पास ये 2 1 करके कुछ मिल रहा है। तो अगर 2 1 करके कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं y की जगह 1 कर लेता हूं तो 1 1 जा 1 ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आप जब 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो फिर ये 22 होना चाहिए, मतलब x की यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है x की, यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, अगर मैं डालूँ कुछ भी, देखो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 1 रखा y की जगह, 5 रखा इसकी जगह, z की जगह 1 है। ये x की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है कि अपने को ये मिल जाए। मान लो अगर x की वैल्यू 1 डालते यहाँ पर तो 1 1 जा तो 1 ही होता, तो ये तो इससे सेटिस्फाई नहीं होता ना। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता तो भी क्या बनता है कि 1 2 जा 2 होता है। यहाँ पर अपने पास अभी भी 2 डिजिट है और यहाँ पर अगर x की कोई भी वैल्यू मैं 0 से 9 तक डालूंगा तो वो तो सिंगल डिजिट ही देगा ना। तो दिस मीन कि x z की वैल्यू जो 1 है वो कैन नॉट बी द आंसर, वो आंसर नहीं हो सकती है, मतलब z की वैल्यू 1 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। समझना ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो x y 5, z की वैल्यू सपोज करिए 3 कर ली, अपना आंसर क्या है x215, 3 5 जा 15 यानी कि ये 5 हो गया, एक कैरी आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि y की जगह ऐसा क्या रखें, y की जगह ऐसा क्या मल्टीपल रखें कि उसमें अगर हम 1 जोड़े तो हमारे पास ये 1 आ जाए। देखो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकती है ना। इसके अलावा तो y की कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती। तो 3 1 जा 3, अगर हम कैरी लेंगे 1 तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो नहीं है तो 1 खत्म। 3 2 जा 6 1 7 होना चाहिए, खत्म। 3 3 जा 9 1 10 0 होना चाहिए, खत्म। 3 4 जा 12 1 13 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं है, 4 खत्म। 5 को देख लेते हैं, 3 5 15 1 16 नहीं होना चाहिए। 3 6 18 1 19 9 होना चाहिए, यहाँ 1 है, ये भी खत्म। 3 7 21, 3 7 21 और 1 22, यहाँ पर यूनिट यहाँ पर 1 मिल रहा है, 2 होना चाहिए इस हिसाब से, तो नहीं है। 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 5 होना चाहिए, नहीं है। 3 9 में 27 और 1 28, यहाँ पर 8 होना चाहिए अगर मैं y की वैल्यू सपोज करता हूँ। तो ऐसी कोई भी वैल्यू y की मिल ही नहीं रही, मीन्स 3 भी आंसर के रूप में z की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती।
अब अगर z की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है तो ध्यान से सुनना भाई, z की वैल्यू को 3 भी नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। अब इसके बाद अपने पास जो अगला वर्ड था ना वो 5 है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये हर चीज करके देखनी पड़ेगी तभी आंसर बनेगा। 5 5 जा 25 का 5 ये है, अब यहाँ पे कैरी 2 आएगा। अब फिर से वही बात कि y की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 9 7 8 9 ये हो सकती है y की पॉसिबल वैल्यू। तो देखो जरा, अगर मैं ये रखता हूँ कि y की वैल्यू 1, तो 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पर 7 होना चाहिए, तो मीन्स ये तो नहीं है। 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, खत्म हो गया। 5 3 रखते हैं, 5 3 15 15 2 17, 7 होना चाहिए, नहीं हो सकता है। 5 चौको 20 और 2 22, 1 है, नहीं हो सकता है। 5 पचम 25 2 27, 7 होना चाहिए, यहाँ 1 है, नहीं हो सकता है। 5 छके 30 और 2 32, फिर नहीं हो सकता है। 5 सत्ते 35 2 37, नहीं हो सकता है। 5 अट्ठे 40 2 42, नहीं हो सकता है। 5 9 में 45 और 2 47, तब भी यहाँ 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा। मीन्स इसका मतलब y की वैल्यू, z की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं z की वैल्यू को क्या डाल दूँ, अगर मैं z की वैल्यू को डाल दूँ, ये है x y 5। अगर मैं z की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर 9, क्या डालता हूँ मैं, 5 की जगह z की वैल्यू डाल रहा हूँ 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना जरा, शायद इससे मिल जाए। 7 तो होगा ये, इसको तो ये 3 कैंसिल कर चुके हैं, तो 7 को अभी नहीं, मैं सीधे 9 को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 5 जा 45, कैरी मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4। अब देखो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो सकती है y की पॉसिबल वैल्यू। बहुत गजब का क्वेश्चन है, ठीक। 9 एकम 9 4 13, यहाँ पर 1 है, नहीं 1 तो नहीं हो सकता y की वैल्यू। 9 दूनी 18 4 22, 1 है, नहीं हो सकती है। 9 तीजा 27 4 31, 1 मिल गया। मतलब y की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी कि 3 होगी। कब y की वैल्यू मिलेगी 3, कब, जब z की वैल्यू आपको क्या मिली है 9, ठीक। अब देखो जरा, अगर y की वैल्यू मैंने 3 डाल दी तो यहाँ पर x बचेगा, y की वैल्यू 3 डाल दी, ये 5 दिया था, ये वैल्यू हम 9 डाल के लेके चल रहे हैं और x2 15 अपने पास दिया है। देखना, 9 पंजे में 45, 5 है, 4 कैरी हो गया, 9 तीजा 27 4 31, 31 का 1 ये है, कैरी 3 आएगा। अब मुझे आप बताओ कि आगे ये नंबर करना है तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। अब x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है 9 तक। देखना जरा, अगर मैं x की पॉसिबल वैल्यूज में 1 डालता हूं तो 9 एकम 9 और 3 12, 12 का 2 ये हो जाएगा, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यू यहां से आपको मिल गई 1। तो x की पॉसिबल वैल्यू अगर ये 1 मिली है तो ये भी तो 1 होगी ना, होगी, ये कंफर्म 1 होगी। अब आप देख लो कि अगर आप 1 3 5 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 2 1 5 ही आना चाहिए, और आ रहा है। तो दैट्स मीन कि आपको इतना चेक करने के बाद अब पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हैं एक्स वाई जेड की, कौन कौन सी, कि भाई अपने पास अगर मैं देखता हूं तो x की पॉसिबल वैल्यू मुझे 1 मिल गई है, y की पॉसिबल वैल्यू 3 मिल चुकी है, z की पॉसिबल वैल्यू 5 मिली है, z की पॉसिबल वैल्यू क्या मिली है 9 मिली है, ठीक है। z की पॉसिबल वैल्यू क्या मिली है 9। तो x पता हो गया, y पता हो गया, z पता हो गया, और यही पूछ रहा था आपसे। तो 9 + 3 + 1, 9 3 12 और 1 13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। और ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ नहीं है तो सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन से डील करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और एक नंबर सिस्टम ऐसा पार्ट है ना जिसमें आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखकर अगर चलते हैं तो आप इसके क्वेश्चन को डील कर पाते हैं इजीली, ठीक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। तो कहता है n if n² - 33, n² - 31 and n² - 29 are the prime numbers, then what is the number of possible values of n where n is an integer। अगर n इंटीजर है तो क्या होगा। सपोज देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन में बोला है कि n² - 33, n² - 33, फिर उसके बाद है n² का 31 ना 31, और फिर बोला है कि n² का 29। दीज ऑल नंबर्स आर अ प्राइम नंबर। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। कहता है
देन व्हाट इज द नंबर पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन, एन की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, वेयर एन इज एन इंटीजर, अगर एन एक इंटीजर वैल्यू। तो मैं ये समझ पा रहा हूं जहां तक कि अगर n जो है एक इंटीजर वैल्यू है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, अगर n जो है एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर हर बार n स्क्वायर दिया है, तो n स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, वो 33 से भी बड़ा होना चाहिए, 31 से भी बड़ा होना चाहिए और 29 से भी बड़ा होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इनके जो रिजल्ट है वो प्राइम नंबर्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर n स्क्वायर 33 से बड़ा है तो इसका मतलब n की वैल्यू को मुझे 6 एज्यूम करना होगा, सबसे छोटी वैल्यू। तो n अगर 6 एज्यूम करोगे तभी तो n स्क्वायर 36 आप सपोज कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो ना, n स्क्वायर तभी तो 36 होगा। और अगर आपके पास n स्क्वायर 36 आया तो देखो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, n स्क्वायर 36 माइनस 33 आपके पास मिलेगा 3, और 3 कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, यस इट इज। n स्क्वायर की वैल्यू 36 में से 31 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 5 भी आपके पास प्राइम नंबर होगा, यस। n स्क्वायर 36 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 29 को, तो अपने पास 7 आ जाएगा, और 7 भी प्राइम नंबर होता है। मीन्स ये हो गया कि अगर अपने पास इनके रिजल्ट 3, 5 और 7 मिल रहे हैं जो कि एक प्राइम नंबर है, और ये कब पॉसिबल हो रहा है, ये तब पॉसिबल हो रहा है जब आपने n स्क्वायर को 36 रखा है। और अगर आपने n स्क्वायर को 36 रखा है तो n की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो n होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। देखो आपके पास एक ये क्वेश्चन है, और ये अभी ये आप ऐसा मत समझना कि मैंने होमवर्क क्वेश्चन बोल दिया तो आपकी क्लास जो है यहाँ पर समअप हो रही, नहीं, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसको आप लोग ट्राई करोगे और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करोगे। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी देते हो फिर भी एटलीस्ट ट्राई इट वंस, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये देखो क्या कह रहा है, कंसीडर ऑल दोज 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 which when divided by 4 yield unity as a remainder। इसको समझना है, yield unity as a remainder, what is the sum। मीन्स ये कह रहा है कि आपको 50 से लेस हर वो 2 डिजिट नंबर आपको बताने हैं, उनका सम बताना है, जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यूनिटी मिलता है, मतलब 1 मिलता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर अगर आपको क्या मिल जाए, रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है रिमाइंडर 1 मिल रहा है, यानी 4 की टेबल आपको करनी है और +1 करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको नंबर्स क्या क्या मिलेंगे, देखो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 4 के टेबल की, टेबल ऑफ 4 की। कैसे मिलेगी, देखो पहला नंबर आपको क्या मिलेगा, देखना 4 1 जा 4 होता है, और अगर मैं इसमें जो रिमाइंडर मिल रहा था यूनिटी उसको ऐड कर दूंगा तो अपना पहला नंबर मुझे मिल जाएगा, और ये लेस देन 50 होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, 4 2 जा 8 होता है, 8 में उसी यूनिटी रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर अपने पास आएगा 9। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो 4 3 जा आपके पास 12 हो जाएगा, +1 करेंगे 13 आपके पास नंबर हो जाएगा। अभी आप पूरी बात को सुनिएगा, आपको सम निकालना है तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 4 + 4 यानी कि 16 +1 कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको 17 मिलेगा। मूव ऑन। ऐसे ही आप इस चीज़ को अगर देखने की कोशिश करें तो आपके पास जो नंबर्स मिल रहे हैं वो कितने कितने के गैप में मिल रहे हैं, हर बार 4 4 के गैप में मिल रहे हैं, 4 4 के गैप में मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 5 से 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 + 9 + 13 + 17, और ये लास्ट कहाँ पर जाएगा, लास्ट जाएगा 49 पर, क्योंकि 49 भी वो नंबर होगा जो कि लेस देन 50 होगा, और अगर 49 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो होगा वो मिलेगा 1। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज 5 to 49, 5 to 49। अब यहां पर हमें समझने के लिए अगर इसका सम चाहिए तो हमें तो AP दिख रहा है, और AP का सम क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 × d, यही होता है। तो मुझे यहां से ये तो पता है कि अपने पास a क्या है, 5 है, d क्या है, 4 है, बट n नहीं दिख रहा है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको देखने हैं तो इसको देखो जरा कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा ना, और लास्ट में अगर आप देखो तो 4 × 12 4 × 12
क्या होता है 48 और प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 49, यानी कि टोटल कितने टर्न पर आप जा रहे हो, 12वें टर्न तक जा रहे हो ना। तो n की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 क्या मिलेगी 12, बोलो ठीक है। मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ टोटल कितने टर्म होंगे, देखो 5 9 4 4 ऐड करते हैं, 5 9 13 17 17 17 4 21, 21 के बाद 25 मिलेगा, 25 के बाद 29 मिलेगा, 29 के बाद 33 मिलेगा, 33 के बाद आपको देखो तो 37 मिलेगा, 37 के बाद 41 मिलेगा, 41 मिलेगा, फिर 41 के बाद आप देखो तो 45 मिलेगा, 45 के बाद आपको देखो तो 49 मिलेगा। लेस देन 50 चाहिए थे 2 डिजिट नंबर्स। अब ये समझना कि आपको सारे के सारे नंबर जो चाहिए वो 2 डिजिट चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज क्या चाहिए 2 डिजिट की पॉसिबल वैल्यू। इसमें भी अगर आपने समझने में आपको दिक्कत हो गई ना तो फिर समझिए क्वेश्चन आपका गलत हो गया। हमारी सीरीज कहाँ से बन रही थी, हमारी सीरीज बन रही थी 5 से 49 तक, लेकिन इसमें हमें वो नंबर कंसीडर करने हैं, उन नंबर्स का सम देखना है ना जो 2 डिजिट है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए तो कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आप देख लो 5 5 10 2 12, लेकिन हमें इसमें अगर 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 5 और 9 को तो कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 5 और 9 तो खत्म हो गया ना, ये तो 1 डिजिट के नंबर है। तो अब शुरुआत कहाँ से मिल रही है 13 से, तो a जो होगा वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a की जो वैल्यू होगी वो होगी 13, ये आपको ध्यान रखना होगा। a की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 13 फर्स्ट टर्म। अब n क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 12, 12 में से हमने सिंगल डिजिट वाले 1 डिजिट वाले हटा दिए तो बचे कितने 10। याद रखना इस चीज को, ये अगर छोटी सी गलती आपने भूल गए ना तो फिर सवाल गया, और सवाल गया तो फिर दिक्कत होगी आपको सॉल्यूशन में, ठीक है, फिर आंसर आप मैच करोगे तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए n की वैल्यू क्या है 10, 10/2 का मतलब 5, 2a मतलब 13 2 26, n - 1 का मतलब 10 - 1 यानी कि 9, और ये क्या था 4 था, d क्या है 4, ओके 5 26 प्लस में 36, तो 3 2 5 और 6 6 12, यानी कि हो जाएगा आपका 62, राइट ना 62, और यहाँ पर आपको देखो तो 62 × 5 मिलेगा तो 310 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 310, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्लियर। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, समझा कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब अगर यूनिट डिजिट निकालनी होती इसी नंबर की तो आप बोलते कि पावर इसकी इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होती है। बस यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर बाय दिस, तो इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी जिसको बोलते हैं टोसेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं, टोसेंट थ्योरम, टोसेंट थ्योरम। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएं और कर पाएं, ठीक है। टोसेंट थ्योरम क्या कहती है समझना। जैसे मैंने बोला कि q की पावर n लिखा हुआ है अपॉन में p लिखा हुआ है, ठीक है, q की पावर n अपॉन में p लिखा हुआ है, तो टोसेंट थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पर आपको q और p जो है ना ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, आर कोप्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं है, पहले। दूसरी चीज जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो p है, p का प्राइम होना मस्ट है, p का क्या होना मस्ट है, प्राइम होना मस्ट है, मतलब वो प्राइम नंबर होना ही नहीं चाहिए, ठीक। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको जरूरी है, टोसेंट मेथड या टोसेंट थ्योरम ये कहता है किसी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है वो हमेशा उससे एक कम होता है। टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1 less than itself, 1 less than itself, 1 less than itself। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा उससे एक कम होगा। तो अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है 4 to the power 1012, 4 to the power 1012 अपॉन में 7, ठीक है, इसी से रिमाइंडर निकालना था आपको। अब देखो क्या है, जो कंडीशन दी है 4 और 7 जो दिए हैं वो कोप्राइम नंबर दिए हैं, है ना, 4 and 7 इज कोप्राइम नंबर।
7 जो है इसमें वो कैसा नंबर है, वो एक प्राइम नंबर ही है। 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। और अगर 7 प्राइम नंबर है तो टोसेंट ऑफ 7 क्या होगा, हमेशा इससे एक कम ही होगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर टोसेंट ऑफ 7 क्या होगा, टोसेंट ऑफ 7 होगा 7 माइनस 1 मीन्स 6। अब ये जो टोसेंट निकल आया प्राइम नंबर का, इसी से आपको पावर को डिवाइड कर देना है, सिंपल। इसी से क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। मीन्स 6 से ये जो पावर दी हुई है क्या 1012, इसी को डिवाइड कर दीजिए। 6 से ही इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, बस सिंपल सा काम करना है। 6 1 जा 6, 6 4 बचेगा 41 हो जाएगा, 6 चरंग 36 36, यहाँ पर 5 आ जाएगा 42 होगा, और 6 8 48, 48 का मतलब 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया 3। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जो भी पावर थी उस पावर को टोसेंट से डिवाइड करना है। 6 एकम 6 बचेगा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 6 6 जा 36, 5 बचेगा 2 आ जाएगा, 6 8 48, रिमाइंडर मिलेगा 3। अब जो रिमाइंडर है उसी को पावर से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। तो रिमाइंडर अपने पास क्या आया है, रिमाइंडर अपने पास आया है 3, और पावर कितनी थी 102, तो इसको 3 से रिप्लेस कर दो अपॉन 7। 4 टू द पावर 3 क्या होता है 64। 64 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपके पास 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हेन 4 टू द पावर 1012 इज डिवाइडेड बाय 7 देन यू विल गेट द रिमाइंडर 1, यानी कि मींस ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना टोसेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, क्या जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, तो आप इसको जहां नोट्स बना रहे हैं ना अपने, वहां इसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 प्लस 29 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये बोला है कि मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये बोला, सवाल को देख के ही समझना होता है। जैसे मैंने बोला कि a टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई a, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। a टू द पावर n को अगर मैं a से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, एक ये फॉर्मेट है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर a जो है वो 3 है और n जो है वो कुछ भी आप एक बड़े से बड़ा नंबर अज्यूम कर सकते हो। सपोज कर लो कि ये n जो है वो 554 दिया है। क्या दिया है 554, कुछ भी अज्यूम कर लो आप n की वैल्यू। तो मीन्स ये फॉर्म क्या बनेगी, फॉर्म बनेगी 3 टू द पावर 554 और अपॉन में 3। तो अगर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ 3 की पावर 554 जो है अगर वो 3 से डिवाइड है तो इसका रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है ना, बेसिक मीन समझने की कोशिश करो, किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ, जो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ऑलवेज सेम रहते हैं, ऑलवेज सेम रहते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि उस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी क्वेश्चन में फिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या एट द टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो कॉन्सेप्ट जो है ना आपके माइंड में हिट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो इसमें आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, और अगर करता है तो दिस इज सो गुड फॉर यू, सो गुड, राइट। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको देखना जरा। अगर ये तो बड़ा नंबर है, मैं आपको सिर्फ छोटा नंबर बोलूँ ना, जैसे मैंने कहा 3 टू द पावर 4 इज डिविजिबल बाय 3, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, और अगर होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि 3 को आपने 4 टाइम्स रिपीट करके लिखा है ना, 3 को 4 टाइम्स। 9 इंटू 9 यानी कि 81 होगा, और 81 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा। तो सेम कंडीशन यह है ना कि अगर पावर ही 3 की है और उसको 3 से ही डिवाइड करना है तो वेरी ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0। सेम चीज यहां पर है कि a की पावर n अगर a से डिविजिबल है तो यहां पर जो इसका रिमाइंडर मिलेगा यानी शेषफल आएगा वो शेषफल 0 होगा। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। देखो जरा क्वेश्चन ये बोल रहा है 17 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 और प्लस में आपसे बोलता है 29 टू द पावर 23। अगर इसको हम 23 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन ना।
अब सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक और छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूँ, उसको भी समझ लेना, मैं रफ करूँगा बाद में। सपोज मैंने कहा कि x प्लस वाई अपॉन एन लिखा हुआ है, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो ना, x अपॉन एन प्लस में y अपॉन एन। यस, यू कैन राइट इट, राइट ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप इसको भी इसी फॉर्मेट में करके लिखना चाहो तो लिख लो, 17 टू द पावर 23 अपॉन 23 प्लस 23 टू द पावर 23 अपॉन 23 और प्लस 29 टू द पावर 23 अपॉन 23। अब देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब आपको ये वाला हिस्सा तो दिख रहा होगा ना जो मिडिल है, कि 23 टू द पावर 23 है और इसको डिवाइड भी करना है अगर 23 से, तो इसका तो रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो रिमाइंडर आपको 0 ही मिलने वाला है, मिलेगा। अब आपको जहाँ रिमाइंडर की ज़रूरत है वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं आप, और यहाँ से रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं, ये तो ढूंढ सकते हैं। बीच वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया ना। अब अगर बीच वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो जो रिमाइंडर के रूप में अगर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 17 टू द पावर 23 और प्लस में 29 टू द पावर 23, और ये है 23 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ बातें बताई थी, वो बात मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूँगा। क्या, फिर से दोबारा अगर रिपीट कर दे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो उसको मैं रिपीट कर दूंगा, अच्छा ही रहेगा। कि अगर a टू दी पावर n प्लस में b टू दी पावर n दिया हुआ है आपके पास, और जो n है ना वो एक ऑड इंटीजर है या ऑड नंबर है, ऐसे आपका n क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। सो दिस पोर्शन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाई a प्लस b, राइट। ऑलवेज किससे डिवाइड होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 17 टू द पावर 23, यहाँ पर 29 टू द पावर 23, दोनों में पावर सेम है। अब पावर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 17 प्लस 23 से 29 से तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही ना, a प्लस बी से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और अगर a प्लस बी को मैं देखता हूँ, ऐड करता हूँ तो 46 आता है, मतलब 17 और 29 को ऐड करूँगा तो 46 आएगा। So here I can say the number which is exactly divisible by 46, that is surely be divisible by 23। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 46 से डिवाइड है तो वो 23 से तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही, क्योंकि 46 का एक फैक्टर ही तो 23 होता है। तो यही तो बात है ना कि अगर ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 46 से, तो अगर ये पूरा नंबर 46 से डिवाइड होगा तो ये कन्फर्मली 23 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और अगर ये 23 से डिवाइड हो गया तो इसका जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 ही तो मिलेगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। क्या मिलेगा आंसर, 0 इज राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, P, Q and R are the prime numbers such that P is less than Q, Q is less than R and R is less than 13. In how many cases would P plus Q plus R also be a prime number? आप देखो कि प्राइम नंबर से कितना वेटेज है नंबर सिस्टम में। प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो सब काम सही है। ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर है, कौन कौन से, P, Q और R जो है, P, Q और R, ये तीनों कैसे नंबर हैं, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। और इसमें बोलता है कि Q इज ग्रेटर देन P एंड R इज ग्रेटर देन Q एंड 13 इज ग्रेटर देन R। तो मीन्स ये है कि अगर 13 इज ग्रेटर देन R, सो 13 मस्ट बी ग्रेटर देन Q एंड 13 मस्ट बी ग्रेटर देन P। 13 अगर R से बड़ा है तो 13 Q से भी बड़ा होगा और 13 P से भी बड़ा होगा ना। इसका मतलब ये नंबर्स जो है ये इससे छोटे होंगे 13 से। तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबली देखना। मैंने पहला केस समझने की कोशिश करी है, फर्स्ट केस में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में P ये हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये ऑलवेज 13 से छोटे हैं, ये फर्स्ट केस है। केस सेकंड क्या हो सकता है, देखो केस सेकंड में ये 3 हो सकता है। केस सेकंड क्या होगा, ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये सब के सब 13 से छोटे हैं। केस थर्ड क्या हो सकता है,
केस थर्ड क्या हो सकता है कि ये 5 हो, P5 हो, Q7 हो, R11 हो, तब भी ये सब 13 से छोटे ही हो सकते हैं। और इन तीनों केसेस में ये जो PQR है ना, ये जो PQR है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये 13 है, इन तीनों ही केसेस में PQR जो है प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, प्राइम 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 प्राइम। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे सर सिर्फ और सिर्फ 3 केस पॉसिबल होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। 2014 CDS सेकेंड, 2014 CDS सेकेंड के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही पूछा ना कि हाउ मैनी पॉसिबल केसेस वुड बी देयर, सो यू कैन से देयर आर द 3 पॉसिबल केसेस इन सच काइंड ऑफ केस, राइट, 3 पॉसिबल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the number of the divisors of 360? So first of all you have to break the 360 in their prime factors, in their prime factor। तो 360 को आप क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 36 इंटू 10। अब 36 को आप क्या लिखोगे? 6 टू द पावर 2, और 10 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5। 6 को और क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3, पावर में 2 था, 2 इंटू 3, पावर में ऑलरेडी 2 है, और ये आपके पास 2 इंटू 5 आ ही जाएगा। अब इसकी पावर ब्रेक कर लो, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट ना। अब देखो ये 2 टू द पावर कितना बन गया? 2 टू द पावर बन गया 4, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। आपके पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया आपने 360 को, उसके प्राइम फैक्टर्स में। अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, आप जो पावर होती है उसी पावर में क्या करते हैं? सपोज करिए एक नंबर है अपने पास n, और n को आपने a की पावर n प्लस b की पावर m मल्टीप्लाई c की पावर r में ब्रेक कर दिया। a b c क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं, a b c r प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी फैक्टर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोल लीजिए या फैक्टर्स बोल लीजिए, डिवाइजर्स और फैक्टर्स, ठीक। तो क्या करते हैं कि जो पावर दी होती है ना, उसी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे पावर n दी है तो n+1 मल्टीप्लाई m+1 और मल्टीप्लाई r+1, ये करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर। पावर 4 है, 5 हो जाएगा, 2 है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो डिवाइजर्स होंगे, जो फैक्टर होंगे, वो 30 होंगे, ठीक है। एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि जो मैंने किया है क्या ये सही है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया कि ये पावर 2 थी ना, ये क्या है? पावर 2 है, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा और 2 आएगा तो ये पावर 3 हो जाएगी, और अगर ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो 4 ये हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होगा। क्या होगा? 24। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 37/13 is equal to 2 plus 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, where x, y, z are the natural numbers, okay। then what is z equal to? z की वैल्यू क्या होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो आपको इक्वल फ्रैक्शन दी होती है, इसी फ्रैक्शन को अगर मैं इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? दिस शुड बी नोन एज कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। हिंदी भाषी अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो होती है ना, इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? लंगड़ी भिन्न। तो इसमें क्या करना है? केवल हमें इस वाले फ्रैक्शन को इस फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखना, और जैसे ही ये ब्रेक करके हम लिख लेंगे ना, अपने पास आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने की, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको समझने के लिए सिखाता हूँ। देखो अपने पास क्या लिखा था? 37/13। इसको किस तरीके से लिखोगे आप वो देखो, ठीक है। देखना जरा, 37 जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख लिया, और 13 जिससे डिवाइड करना है उससे उसको नीचे लिख लिया। देखो अब ये 13 से 37 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? बोले 13 दूनी 26 हो जाएगा सर, और 26 को अगर मैं 37 में माइनस करूंगा तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा? 11। फिर
11 ये रिमाइंडर यहाँ पर आपके पास पहला वाला आ गया, फर्स्ट रिमाइंडर, और ये आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, जितनी बार ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नंबर था ना पहला डिवाइजर, इसको आप ऊपर रिवर्स करके लिख देंगे, 13 यहाँ था, 13 यहाँ लिख दीजिए। सेम प्रोसीजर, 11 से 13 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, क्या रिमाइंडर मिलेगा, 2 मिलेगा, वो 2 यहाँ पर ये हो गया रिमाइंडर नंबर 2 रिमाइंडर मिला। अभी 11 को उठा के ऊपर आप फेंक लीजिए, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 पंचे 10, एक शेषफल मिलेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, और कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। जैसे ही ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपको रुक जाना, और जैसे ही रुक जाना है मीन्स आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर कैसे आया समझना, ये लैडर दिख रहा है आपको, ये वाला लैडर, इस लैडर को ही हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी फॉर्म में आते हैं, इसी फॉर्म में आते हैं। देखो ये जो सबसे पहला 2 है ना वो ये मैच करेगा, उसके बाद जो x है, x वो किसको मैच करेगा, वो मैच करेगा 1 को, मींस वैल्यू ऑफ x इज 1। फिर उसके बाद अगली जो लेटर में नंबर लिखा है y लिखा है, y किसको मैच करेगा, 5 को, तो y की वैल्यू है 5। और सबसे लास्ट में है z, z किसको मैच करेगा, 2 को मैच करेगा, नहीं, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2। सो आपसे इसमें x पूछता या y पूछता या z पूछता, कुछ भी पूछता, आप इस तरीके से इतने सिंपल वे में करके आंसर निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, यहाँ से आपसे पूछा था व्हाट इज z इक्वल टू, z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के इज इक्वल होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, बी, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप दूसरे बालक का है और उसको मुझे अभी वापस भी करना है। सो अभी लैपटॉप में मेरा कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, इसी वजह से क्लास जो है 5:30 पर आपकी नहीं हो पाई थी और आपको ये डिले क्लास मिली है। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे @5:30 पर। कल से आपकी जो क्लास होगी ना वो अपने रेगुलर टाइम पे ही होगी। मैं अभी इस लैपटॉप को ठीक करा लूँगा, ठीक है, जो अगर ठीक हो जाएगा बिल्कुल करा लूँगा, कोई समस्या नहीं, ठीक। ओके, सो आई थिंक यू लाइक्ड दिस सेशन, और अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपने कुछ नया सीखा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।